भागते हुए सुधा को पता नहीं चला कि वो कितनी दूर आ गई है। दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। उसे जल्दी से जल्दी इस शहर से भाग जाना है। उसे समझ में आ गया था वो अच्छे से बेवकूफ बनी है। घर से भागकर उसने भारी भूल कर दी। विकी ने उसे धोखा दिया है। अगर वो आज भागने में कामयाब हो गई तभी वो बच पाएगी। दिल्ली शहर उसके लिए एकदम नया है। वो स्टेशन जाएगी और किसी तरह तभी किसी ने उसे पकड़कर खींचा। अरे दीदी, देखकर चलो ना, अभी मोटर के नीचे आ जाती। सुधा कांपने लगी। उसे लगा जैसे विकी ने उसे पकड़ लिया हो। ये स्कूल से लौटते छोटे बच्चे थे। बच्चे आगे बढ़ गए। उसने ऑटो को रोका। मैडम, आप अकेली जाएंगी या मैं और सवारी बैठा लूं? नहीं नहीं, हमको स्टेशन जाना है, ट्रेन पकड़नी है, जल्दी है, एक सवारी का ज़्यादा लगेगा। ठीक है चलो, संयत हो बोली। आप बिहार से हैं? सुधा घबराई हुई थी। उसे गुस्सा आ गया। काहे बिहारी को नहीं बैठाते हो? उतर जाएं। अरे नहीं नहीं मैडम, यहाँ के लोग तनी मैं करके बतियाते हैं, इसी कारण सुधा को अगर विकी पर शक नहीं होता तब वो भाग भी नहीं पाती। कितना कमीना है विकी, उसे बर्बाद करना चाहता था। कैसे चालाकी से वो भागी है। वो होटल में घुसी तभी उसे संदेह हो गया था। कितना गंदा लगा था वो होटल और वो बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट मोटे चश्मे के अंदर से कितनी गंदी तरह से घूर रहा था। वो बार बार विकी को इसके मामा के यहाँ चलने के लिए बोल रही थी पर वो सुन नहीं रहा था। फिर भी वो आश्वस्त थी। उसने घर से भागकर कोई गलती नहीं की है। वो विकी से प्यार करती है। वो जानती है पापा कभी तैयार नहीं होंगे क्योंकि दोनों की जाति अलग अलग है। जब सुधा वॉशरूम गई तो उसने अपने कानों से सुन लिया, हाँ यार, मेरे साथ भागकर आई है शादी करने। अरे नहीं यार, ऐसे सबसे शादी करता रहूँगा तब तो अब तक मेरी सास से 8 शादियाँ हो गई होती। अगर सुधा उसका फ़ोन नहीं सुन पाती तब आज उसकी इज्जत तार तार हो चुकी होती। सोचकर वो अंदर तक कांप गई। वो अभी तक की घटनाओं को याद करने लगी। अभी कल की ही बात है। वो ट्यूशन के बहाने विकी के साथ निकली थी। विकी ने उससे कुछ पैसे लाने को कहा था। माँ के बटुए से 17,000 नगद और माँ के कुछ गहने भी ले लिए थे। उसने सारे पैसे विकी को दे दिए थे। बस इतने ही हैं और है, देती हूँ वॉशरूम से आकर। वॉशरूम में जाते उसे सारा मामला समझ आ गया। जब उसने देर लगाई तब विकी ने पुकारा, सुधा सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, आ रही हूँ। आकर उसने विकी से कहा, विकी डियर देखो ना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? विकी अधीर होने लगा। कैसे बताऊं, मुझे शर्म आ रही है। सुधा झिझकने लगी। अरे यार बताओ ना, अब हमसे कैसी शर्म, बताओ जल्दी। विकी, वो बात है कि वो रुक गई। विकी घबरा गया, बोला, जल्दी बताओ ना सुधा, मुझे पीरियड आ गया है, तुरंत पैड चाहिए। लेकर नहीं आई हो? पागल हो? किसी तरह भाग कर आई हूँ, तुम ला दो ना। मैं कैसे लाऊं? तुम खुद जाकर ले आओ। दुकान कहाँ है? मैं कैसे? होटल से बाहर जाकर बाएं जाना, वहाँ मेडिकल स्टोर है, पैसे दो। वो बोली, जेवर लाई हो ना? हम बोले थे ना, नहीं ला पाई, बैंक में है। कितने का मिलता है पैड? मुझे क्या पता, माँ लाती हैं। लो बस वही लेना और खर्च मत करना। बगल में है दुकान, पैदल ही जाना, पैसे बचाने हैं ना। हाँ हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। बस फिर वो भाग निकली। अगर वो भाग नहीं पाती तब उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी ड्राइवर का मोबाइल बजा तो उसे याद आया, उसका मोबाइल तो वहीं छूट गया, चार्ज में लगा रह गया। अच्छा हुआ, अब वो मेरी लोकेशन पता नहीं लगा पाएगा। अब तक तो उसे पता चल ही गया होगा कि मैं उसके चंगुल से भाग चुकी हूँ। स्टेशन उतरकर सुधा तेजी से वेटिंग रूम की ओर बढ़ गई।
उसने वॉशरूम में जाकर कुर्ते के अंदर छिपाया हुआ छोटा बटुआ निकाला, जिसके बारे में उसने विकी को नहीं बताया था। उसमें माँ के कुछ जेवरों के साथ 1300 रुपये थे। कितनी गंदी औलाद है वो, अपने माँ बाप की इज्जत की थोड़ी भी परवाह नहीं की। क्या हाल हो रहा होगा उन लोगों का। पापा और माँ का सोच वो फूट फूट कर रोने लगी। जब मन शांत हो गया तब सोचने लगी कि कहीं विकी उसे स्टेशन ढूंढने ना चला आए, पर कैसे बाहर निकले। बाहर अभी भी खतरा है, टिकट तो लेना है, कैसे लूं। तभी पास में 2 औरतें आकर बैठ गईं। दीदी, मैं टिकट लेकर आ रही हूँ, तुम यहीं बैठो। आप जरा मेरी दीदी को देखेंगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। सुधा को देखकर एक औरत बोली, पर मुझे भी टिकट लेना है, मैं जा रही हूँ। आप बता दीजिए, मेरा टिकट पटना के करीब रथ में चेयर कार का ले लीजिएगा। उसने पर्स से पैसे निकाल कर दे दिए। दोनों बहनें टिकट लेकर चली गईं। ट्रेन समय पर थी। सुधा ने चुन्नी से अपने पूरे मुंह को कवर कर लिया कि कहीं कोई पहचान वाला न मिल जाए। बैठने के बाद उसे घर की यादें सताने लगी। जब वो घर जाएगी तो क्या कहेगी। अगर माँ पापा ने घर के अंदर घुसने नहीं दिया तब वो सोच में थी। तभी बगल की सीट पर एक सज्जन आकर बैठे। वे लगातार सुधा को देख रहे थे। सुधा की रोती आंखों को देखकर उनको कुछ शंका हो रही थी। सुधा कोशिश कर रही थी कि वो सामान्य रहे, पर मन की चिंताएं, परेशानियां उसे सामान्य नहीं रहने दे रही थी। घर से भागना, माँ बाप की बेइज्जती, विश्वास को ठोस पहुंचाना, सब उसे और विहल कर रहे थे। उन सज्जन से नहीं रहा गया तो उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तुमने किसी को खो दिया है। वो कुछ नहीं बोली, पर रोना जारी था। मुझे लगता है बेटा, तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। सुधा ने बड़े अचरज से उनको देखा कि ये आदमी है या कोई देवदूत। मन की बात इन्हें कैसे पता चल गई। देखो, रो मत, शांत होकर मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। सुधा बोझिल बैठी थी। उसे लगा सचमुच शायद मदद कर दे। उसने धीरे धीरे सारी बातें बता दी। उसे कैसे विकी ने झूठे प्यार के जाल में फंसाया, फिर घर से भागने को उकसाया, पैसे मंगवाया। वे चुपचाप सुनते रहे। फिर पूछा, कहाँ रहती हो और कहाँ जा रही हो। मेरा घर पटना में है, लेकिन मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ। घर क्यों नहीं, किस मुंह से जाऊं। टिकट पटना का है, पर हिम्मत नहीं हो रही है। और वो रोने लगी। उन्होंने चुप रहने को कहा और बोले, सुनो, माँ बाप से बढ़कर माफ़ करने वाला कोई नहीं है। तुम सीधा अपने घर ही जाओ और सब सच सच बता दो। सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। वे लोग तुम्हारे पछतावे को भी समझेंगे और माफ़ भी करेंगे, साथ ही सीने से लगाएंगे। और मैं कैसे अपने आप को माफ़ कर पाऊंगी, कहकर सुधा रोने लगी। अपने आप को सुधार कर एक अच्छी बेटी बनकर अंकल ने समझाया, देखो बेटी, कुदरत ने सभी को सोचने समझने की बराबर शक्ति दी है। जो लोग इसका सही उपयोग करते हैं वे हमेशा विजयी होते हैं। हम सभी आखिर हैं तो मनुष्य ही ना, गलतियां हो ही जाती हैं, पर सही मनुष्य वही है जो अपनी गलतियों को समझे, माने और उसे सबक ले, सच्चाई के साथ आगे बढ़े। हाँ, एक बात और याद रखना, सच नंगा होता है, उसको देखने और बोलने के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। ये भी समझ लो, तुमको अब हिम्मत से काम लेना होगा। अगर माँ पापा ने माफ़ नहीं किया और घर से निकाल दिया, तब सुधा का मन शंकाओं से घिरा था। तुम अभी बच्ची हो, इसलिए अभी नहीं समझोगी, पर मेरा विश्वास करो, वे तुम्हारे माता पिता हैं। तुम किस दर्द से गुजर रही हो, तुम बताओ या ना बताओ, उनको सब पता होगा। अच्छा, अब रोना बंद करो और कुछ अच्छी बात सोचो। अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? सुधा थोड़ा सामान्य हो चली थी। मैं भी पटना ही जा रहा हूँ, वहीं रहता हूँ।
पटना में मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ। दिल्ली में सेमिनार अटेंड करने आया था, लेकिन ट्रेन से उतरने के बाद मैं तुमको नहीं पहचानता। सुधा उनकी बात सुनकर हंसने लगी। ट्रेन से उतरने के बाद सुधा ने दोनों हाथ जोड़कर उनको नमस्ते की, फिर 2 कदम आगे बढ़ी और वापस आकर उसने अंकल के पैर छू लिए। दोनों की आंखें भर आई। उन्होंने सुधा के सिर पर हाथ रखकर रूंधे गले से आशीर्वाद दिया। कुदरत तुम्हें सही राह दिखाए, और फिर बिना देखे आगे बढ़ गए। सुधा उस देव पुरुष को भीगी आंखों से जाते देखती रही। अब असली परीक्षा थी, वो घर से संपर्क करे, पहले फ़ोन पर बात कर ले या सीधे घर ही चली जाए। अगर उन लोगों ने उसे घर में घुसने ना दिया, तब पहले बात करते हैं, पता चल जाएगा वो घर जा सकती है या नहीं। वो माँ को मोबाइल लगाने लगी। लंबी रिंग बजी, पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वैसे भी माँ अपरिचित का फ़ोन नहीं उठाती। माँ को लगातार फ़ोन लगाएंगे तभी उनको शक होगा, सोच वो लगातार फ़ोन मिलाने लगी। इस बार किसी ने उठाया, कहा हेलो। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। इसलिए हम अननोन नंबर नहीं उठाते हैं, माँ का गुस्से वाला स्वर था। सुधा ने झट से फ़ोन बंद कर दिया, पर फ़ोन काटने से काम नहीं चलेगा, बात तो करनी ही पड़ेगी। इस बार बात करनी ही है, चाहे जो उठाए। उसने फिर फ़ोन लगाया। हेलो, सुधा सिसकने लगी। सुधा, सुधा तुम हो? बोलो बेटा, कहाँ से फ़ोन कर रही हो? रो मत बेटा, तुम ठीक तो हो ना? फ़ोन पापा ने उठाया था। सुधा रोती ही जा रही थी, तभी माँ की आवाज़ आई। सुधा कैसी हो बेटी? कहाँ से बोल रही हो बताओ? हम सभी बहुत परेशान हैं, किसी मुश्किल में तो नहीं हो? बोलो ना बेटी, तुम ठीक तो हो ना? सुधा को अपने लिए बेटा या बेटी शब्द की आशा नहीं थी। उन लोगों की विह्वलता देख उसका मन पीड़ा से भर गया। वो रो रो कर बोलने लगी, माँ मैं सुधा पटना स्टेशन से बोल रही हूँ। आगे वो बोल नहीं पाई। तुम स्टेशन पर रहो, वहीं पास में मंदिर है, वहीं पर रुको, हम लोग आ रहे हैं। वहीं रहना बेटा, कहीं मत जाना, बस हम अभी आ रहे हैं। माँ के भीगे स्वर सुधा के आहत मन को चीरते चले गए। वो मंदिर के पास चुपचाप बैठ गई। उसने अपना मुंह ढक लिया था। शहर उसका था, कोई भी पहचान सकता था। करीब 20 मिनट के भीतर उसे माँ लीला देवी व पापा रमाकांत दिखे। दोनों के चेहरे का रंग गायब था। सुधा को अपनी गलती और अपने माता पिता की दशा देखकर फिर रोना आ गया। वो माँ से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। सुधा के माता पिता ने उसे संभालते हुए गाड़ी में बिठाया। एक ओर माँ दृढ़ता के साथ हाथ पकड़कर बैठी, दूसरी ओर पापा ने उसके हाथ को बड़ी कठोरता से पकड़कर रखा था, जैसे कहना चाहते हो कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुमको प्यार करते हैं, कभी भी चाहे जो भी परिस्थिति हो साथ नहीं छोड़ सकते, तुमको अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। माँ कभी आंसू पोंछती, कभी चुन्नी संभालती, तो कभी बड़े प्यार से हवा से झूलते बालों को चेहरे से हटा रही थी। दोनों के बीच में बैठी सुधा किसी डरी सहमी हुई बच्ची की तरह रोती सिसकती चली जा रही थी। घर पहुंचकर सुधा सीधे अपने कमरे में जाकर दीवार से लगकर दहाड़ मार मार कर रोने लगी। माँ चुप कराने को आगे बढ़ने लगी, तब रमाकांत ने कहा, उसे रो लेने दो। सुधा का इस तरह रोना लीला देवी के कलेजे को चीर रहा था। जब बर्दाश्त नहीं हुआ, तब वो सुधा को चुप कराने लगी। घर में सब लोग सामान्य होने की कोशिश कर रहे थे। सुधा के लिए ये बड़ा मुश्किल लग रहा था, पर घर वालों का साहस उसका हौसला बढ़ा रहा था। सुधा वक्त की मारी खुद को कैसे इतनी जल्दी माफ़ कर दे। इतने भोले भाले माता पिता के साथ उसे अपने आप को सही लड़की और अच्छी बेटी बनकर दिखाना है, और वो बनकर दिखाएगी। फिर से माँ पापा का खोया विश्वास हासिल करेगी। अभी तक किसी ने भी, यहाँ तक कि उसके छोटे भाई दीपू ने भी नहीं पूछा। शायद पापा की हिदायत होगी।
खाना खाते वक्त उसने माँ से अपने पास सोने का आग्रह किया। तब उन्होंने कहा, हाँ बेटा, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ ही सोने वाली थी। सुधा समझ गई, आज माँ उससे सारी बातें जानना चाहती हैं। ठीक है, वो सब सच सच बता देगी, कुछ भी नहीं छिपाएगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माँ चुपचाप सो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुधा के लिए ये सब असहनीय हो रहा था। सब लोग उसे एक बार भी डांट क्यों नहीं रहे हैं, न फटकार लगा रहे हैं। ऐसे माता पिता के लिए उसने कितनी घृणित बात सोची, कैसे कि घर में घुसने नहीं देंगे। सुधा की नींद उड़ गई थी। वो सारी बातें बताकर अपना मन हल्का करना चाहती थी। सबकी खामोशी उसके मन को जला रही थी। उसके पास तो अब नाराजगी या रूठने का हक भी नहीं रहा। मन को चैन नहीं आ रहा था। उसने सोच लिया, अगर माँ उसे कुछ भी जानना चाहेगी तब तो ठीक है, वरना वो खुद ही उन्हें सब कुछ बता देगी। सोचते सोचते सुधा कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब नींद खुली तो उसे बहुत अच्छा लगा। वो अपने आप को तरोताज़ा पा रही थी। होठों पर मुस्कान थी कि तभी यादों का एक रेला सारी ताजगी उड़ा ले गया। वो फिर सहम गई और चुपचाप वॉशरूम में घुस गई। उसे आज घर कुछ ज़्यादा शांत लगा। वैसे सुधा का घर शांत ही रहता है। उसके पापा बहुत नियम और कायदे के पक्के हैं। आज की खामोशी थोड़ी बोझिल लग रही थी। उसे सुबह ही चाय पीने की आदत थी, इसलिए वो चाय बनाने रसोई में पहुंची। चाय पियोगी माँ? उसने पेन उठाते हुए प्यार से माँ से पूछा। नहीं, माँ की कड़क आवाज़ से डर गई। हम पापा के साथ पी चुके हैं, तुम पी लो। वो चुपचाप चाय बनाने लगी। उसने निश्चय कर लिया, पापा के ऑफिस जाते वो माँ से बात करेगी। दीपक भी स्कूल जा चुका था। चाय लेकर वो अपने कमरे में आकर पढ़ने की टेबल को ठीक करने लगी। पता नहीं आगे पढ़ पाएगी भी या नहीं। सभी लोग उस पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर सकते हैं। कहीं कॉलेज से नाम ही ना कटवा दें। वो जिद भी नहीं कर सकती। लीला देवी कमरे में आई और टेबल के पास खड़ी होकर बोली, क्या कर रही हो सुधा? कुछ नहीं माँ, आओ ना। सुधा ने माँ को अपने बेड पर बिठाया और फिर खुद जमीन पर बैठ अपना सिर माँ की गोद में रख दिया। माँ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल, माँ के पैर पकड़ बोली। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं बहुत पछतावे में हूँ। माँ, मैं बहकावे में आ गई थी और वो फूट फूट कर रो रही थी। सुधा, इधर देखो। अपना सिर उठाओ और बताओ क्या हुआ। देखो, सब सच सच बताना। घर की इज्जत तो रही नहीं, अपनी इज्जत भी गंवा आई। लीला देवी कठोरता से बोली, नहीं माँ, मैं घर से भागी ज़रूर थी, पर मुझे अपने मान का पूरा ख्याल था। मुझे अपनी इज्जत का खतरा लगा, तभी तो मैं वापस लौट आई। कहाँ गई थी माँ? मुझसे गलती हो गई, मैं उसकी बातों में आ गई थी। कहाँ गई थी? हम दिल्ली गए थे, दूसरे दिन ही गरीब रथ के भाग आई। मैं बच गई माँ, तुम लोगों के आशीर्वाद से मैं बच गई माँ। तुम लोग एक रात नहीं माँ। सुधा बीच में बात काट कर बोली, जिस दिन गए उस दिन रात ट्रेन में थे। तुम मेरा विश्वास करो माँ, मैं सच बोल रही हूँ। वो बोला कि दिल्ली में उसके मामा रहते हैं जो शादी करवा देंगे, लेकिन जब वो मामा के घर न ले जाकर एक गंदे होटल में लेकर गया, उसी समय मैं समझ गई कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने उस पर विश्वास कर भूल कर दी। फिर मैं चालाकी से भाग निकली। माँ, तुम मुझे डांटो मारो, मैंने काम ही ऐसा किया है, पर एक नादान समझकर माफ़ कर दो माँ, प्लीज़ माँ, बस एक बार। सुधा रोती जा रही थी। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? नहीं माँ, नहीं, यही तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। फिर गई क्यों? मेरी बेवकूफ़ी थी माँ। वो मुझसे बोला था कि वो IAS के मेंस में आ गया है और उसके पापा उसकी शादी अपने दोस्त की बेटी से ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं। तुम उसके साथ शादी करना चाहती थी तभी ना? हाँ, पहले मैं उसे खोना नहीं चाहती थी,
पर मैं जान गई वो एक नंबर का झूठा इंसान है। वो IAS भी नहीं होगा। मुझसे भूल हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। ये सब कब से चल रहा था, कब से मिलना जुलना है? सुधा चुप रही। बताओ, 3 महीने से। बस 3 महीने में तुझे इतना विश्वास हो गया था कि घर से पैर निकाल दिए? और 23 बरस तक जिन माँ बाप के साथ रही उनसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? जो माँ 9 महीने पेट में रखी उस पर भी विश्वास नहीं रहा? तुमने तो मेरे आंचल में दाग लगा दिया। जिस दिन तुम गई तुम्हारे पापा उस दिन इतने दुखी और हताश थे। बोले, लीला कहाँ चूक हो गई। हमने तो कभी भी अपने अम्मा बाबूजी का दिल नहीं दुखाया। जैसे वे बोलते गए हम वैसे करते गए। कहीं तुमने नहीं अपने माँ बाप का दिल दुखाया था? सुधा को एक एक बात हथौड़े की तरह दिल पर लग रही थी। माँ, मुझे नादान समझकर माफ कर दो। तुम जो भी सज़ा देना चाहती हो दे दो, पर बस माफ़ कर दो। और वो माँ से लिपट कर रोने लगी। मैं क्या सज़ा दूँ तुझे? तुझे जो भी सज़ा देंगे उसका दर्द भी तो हम ही को होगा। तुम मेरी देह का अंश हो, काट कर नहीं फेंक सकते। लीला देवी का गला रूंध गया। यह देखकर सुधा बौखला गई। माँ, तुम रो मत। मेरी जैसी नालायक बेटी के लिए रो मत। अपने हिस्से का रोना मुझे दे दो। तब माँ ने उसके गाल पर एक चपत लगाई। पगली, ऐसे नहीं बोलते। माँ, तुम मुझे माफ कर दो ना। सुधा, हम नाराज नहीं हैं। मन में तकलीफ बहुत है जो जिंदगी भर रहेगी। हम लोगों की परवरिश पर अब सवाल तो लग ही गया ना। माँ ने गंभीरता से कहा। सुधा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो चुप रही। माँ का रोना उसके मन को आहत कर गया। सच में उसने बहुत भारी भूल कर दी। परिवार की इज्जत और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई। थोड़ी देर तक दोनों ही अपने हिस्से का दर्द लिए चुप बैठी रहीं। शाम को रमाकांत घर आए, पर ग्लानि से भरी सुधा कमरे से बाहर नहीं निकली। माँ ने चाय पकड़ाई और अपने कमरे में चली गई। रमाकांत कभी भी अपने कमरे में चाय नहीं पीते हैं। शायद माँ सारी स्थिति बताने गई हैं। अब पापा का रिएक्शन क्या होगा? जो भी होगा वो इन सब बातों के लिए तैयार है। इतने अच्छे माता पिता के लिए उसे कुदरत को शुक्रिया तो कहना चाहिए। सुधा के लिए समय जैसे बीत नहीं रहा था। कपड़ों की अलमारी ठीक करने की नीयत से वो अलमारी के पास खड़ी हो गई। उसे पता लग गया कि अलमारी को अच्छे से खंगाला गया है। कमरे में बैठा दीपू ध्यान से उसकी गतिविधियों को देख रहा था। आखिर उसने पूछ ही लिया। दीदी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना, क्या पूछना है? तुम अपने कॉलेज ग्रुप के साथ पिकनिक पर नहीं गई थी ना? हम लोगों से नाराज होकर कहीं चली गई थी। सुधा को जैसे झटका सा लगा। वो कपड़े जमीन में फेंक दीपू की तरफ दौड़ी और उससे लिपट कर रोने लगी। नहीं दीपू, किसी से नाराज होकर नहीं गई थी। मुझसे भूल हो गई थी। मुझे माफ़ कर दो दीपू। दीपू 10वीं कक्षा में था। उसे घर के माहौल से कुछ अंदाजा हो रहा था कि दीदी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। लड़कियां जरा जल्दी समझदार हो जाती हैं। लड़के सांसारिक मामलों से थोड़ा अनजान रहते हैं। तुम तो पर्ची में पता दे गई थी, पर सब लोग बहुत घबराए हुए थे। सुधा दीपू को कैसे बताए कि वो पता नहीं बस एक नोट लिख कर गई थी। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, 4 दिन बाद आऊँगी। थोड़ी देर रोने धोने का दौर चला। अब सुधा ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि किसी तरह पापा को मनाना होगा। पापा नियम के बहुत पक्के हैं। सोने से पहले 10 बजे की न्यूज़ की हेडलाइन ज़रूर देखते हैं। वो रात के 10 बजने का इंतज़ार करने लगी। रमाकांत न्यूज़ देख रहे थे। वो जाकर चुपचाप वहाँ खड़ी हो गई। उन्होंने एक बार उसे देखा और न्यूज़ देखने लगे। वो फिर भी खड़ी रही। जब देर तक पापा ने कुछ नहीं कहा तब वो उनके पास चली गई और धीरे से बोली, पापा। रमाकांत ने सिर उठाकर देखा तो वो बोली, पापा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अब कहने को क्या रह गया है? वो नाराज़ हो उठने ही वाले थे कि सुधा ने दौड़कर पापा के पैर पकड़ लिए। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए।
मुझसे बहुत भारी भूल हो गई पापा। सुधा के रोने की आवाज़ सुनकर माँ और दीपू दोनों पास आकर खड़े हो गए। सुधा जोर जोर से रो रही थी और बोल रही थी, पापा एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं वही करूँगी जो आप लोग कहेंगे। मुझे पता है मैंने आप सभी लोगों का दिल दुखाया है। इस भूल के लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। विश्वास कीजिए अब मैं एक अच्छी बेटी। रोते रोते सुधा बेहोश हो गई। माँ और पापा दोनों ने उसे पकड़कर सोफे पर बिठाया। दीपू दौड़कर पानी ले आया। सुधा पानी पी लो। सुधा को होश आया तो देखा पापा का हाथ सुधा के सिर के नीचे था। उसकी आंख खोलने के बाद हटा लिया और उठकर जाने लगे। सुधा ने उनका हाथ पकड़ लिया और कातर स्वर में बोली, पापा जाओ आराम करो, तबीयत खराब हो जाएगी, बोलकर रमाकांत कमरे में चले गए। माँ पापा बहुत नाराज है ना। देखो सुधा, नाराजगी कोई केतली में गरम होता पानी तो नहीं ना कि ढक्कन हटाए और भाप की तरह गुस्सा खत्म। पापा को तुम जानती हो, उनके मन को ठेस लगी है, समय लगेगा। पापा को थोड़ा समय देना होगा। जाओ सो जाओ वरना तबीयत खराब हो जाएगी। सुधा बोझिल कदमों से अपने कमरे में चली गई। नींद नहीं आ रही थी उसे, पर वो हताश थोड़ा उबर रही थी। पापा नाराज हैं पर अभी भी उतना ही प्यार करते हैं। वो कितनी बेवकूफ़ थी जो सब कुछ भूलकर उस धोखेबाज के साथ चल दी थी। कहीं गलती से शादी हो जाती तब। अब तो उसके बारे में सोचना भी गुनाह है। बस एक बार पापा माफ़ कर दें। कुदरत मेरे माँ पापा को हमेशा खुश रखना। वो मन से प्रार्थना करने लगी। सभी सामान्य होने की कोशिश कर रहे थे। सुधा को वापस आए अब कुछ समय हो गया था। एक दिन रात के खाने के समय रमाकांत ने सुधा से पूछा, कितने दिनों तक कॉलेज नहीं जाना है? अगर आप कहेंगे तभी जाऊंगी। खुश होकर सुधा ने धीरे से कहा, कल आधार दे देना, नया नंबर लेना है। सुधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो कॉलेज जाने की बात से खुश थी। सुबह तैयार होकर पापा के साथ जाने को थी कि भारती आ गई। बोली, कितने दिन मैं कॉलेज नहीं गई, मुझे अपने नोट्स दे देना। सुधा क्या बोली, तब तक माँ ने कह दिया ये भी नहीं जा पाई। पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर इसकी, देखो ना चेहरा कैसे सूख गया है। माँ देवी है, कैसे बात संभाल लेती हैं। उसे अपनी माँ पर गर्व हो रहा था। सुधा की माँ के मन से चैन गायब हो गया। माँ को अभी मोबाइल देना नहीं जच रहा था। थोड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। विश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन एकदम से खुला छोड़ देने में खतरा है। कहीं वो लड़का रास्ते में आया तब। सुधा एक अच्छी लड़की थी, साफ मन की थी, बस थोड़ी नादान बेवकूफ़ थी। इस उम्र में लड़कियाँ सपनों की दुनिया में रहती हैं। उन्हें वर्दी वाला लड़का बहुत भाता है। फिर नॉर्थ बिहार में तो आईएएस और आईपीएस का बड़ा बोलबाला होता है। हर माँ सोचती है कि काश उसका दामाद आईएएस या आईपीएस हो। उसी तरह हर लड़की का भी यही सपना रहता है। सुधा उम्र के जिस दौर से गुजर रही थी उसमें सपनों में जीने में मज़ा आता है। वो हकीकत की दुनिया से परे दुनिया है। कुछ लोग इस उम्र को बड़े सलीके से लेते हैं, कुछ सपनों की दुनिया बनाकर खुद को बर्बाद कर डालते हैं। अब लीला देवी को सुधा के विवाह की चिंता सताने लगी। वो खुद कम शिक्षित थी। पहले माँ की इच्छा थी कि वो सुधा को उच्च से उच्च शिक्षा दिलाएं, पर अब परिस्थितियाँ बदल गई थी। मन में शंकाओं ने डेरा जमा लिया था कि कहीं वो लफंगा सुधा को हानि न पहुँचाने की कोशिश करे। सुधा की माँ ने अपना फैसला सुना दिया। सुधा का जीवन अब सामान्य हो चला था। वो अपने व्यवहार से सभी को संतुष्ट करने के प्रयास में सफल हो रही थी। वो सबसे अधिक कॉलेज जाने से खुश थी। सुधा एक अच्छी छात्रा थी, अच्छे नंबरों से पास होती थी। वो अर्थशास्त्र में बीए कर रही थी। उसका सपना प्रोफेसर बनने का था। परीक्षा भी नज़दीक है, मात्र 2 महीने ही बचे हैं।
बस एक बात उसे खटक रही थी कि माँ पापा जल्दी उसकी शादी कराना चाहते हैं। इतना समझ में तो आ गया कि ये शीघ्रता किस कारण से हो रही है। माँ तो उसके उच्च शिक्षा के पक्ष में थी। उसका मन कचोट उठा कि अभी तो उसका मन माँ पापा के साथ रहने को कर रहा था। वक्त बीतते देर नहीं लगती। सुधा की परीक्षा खत्म हो गई थी। खाली समय काटते नहीं कटता। पहले स्केचिंग पेंटिंग का शौक था, लेकिन उस छिछोरे के कारण सब कुछ छूट गया था। उसने स्केचिंग फिर शुरू की। उसके पापा ने उसे स्केच करते देखा तो लीला देवी की नाराजगी की परवाह न करते हुए उसका नाम पेंटिंग स्कूल में लिखा दिया। विवाह के लिए लड़के की खोज जारी थी। किसी परिचित ने एक अच्छा रिश्ता बताया। लड़का जमशेदपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके बेंगलुरु में कार्यरत था। उसकी एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। वो कोलकाता में रहती है। माता पिता पटना में हैं। रमाकांत ने पत्नी लीला से चर्चा की। लीला देवी को बेंगलुरु का नाम सुनकर थोड़ा दुख लगा कि बेटी दूर चली जाएगी, पर एक बात की खुशी थी कि ससुराल पटना में है, तब बेटी से मिलना हो पाएगा। बातचीत शुरू हुई। सारी बात तय हो गई। कुंडली भी अच्छी मिली। बस अब इंतजार लड़के का था। लीला देवी ने लड़के की तस्वीर सुधा को दिखाना चाही। सुधा देखने के लिए तैयार नहीं थी। माँ, मुझे नहीं देखनी है। तुम लोगों ने देखी, मेरे लिए यही काफी है। तुम लोगों से ज्यादा मेरा भला कौन सोच सकता है। 1 महीने बाद खबर आई कि लड़का 1 सप्ताह के लिए आने वाला है। लड़की को दिखा दिया जाए। बहुत डांट फटकार के बाद सुधा पार्लर गई। शाम को सुधा तैयार हो रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी। जब किसी लड़की की शादी की बात चलती है तब उसके दिल में कितनी तमन्नाएं, कितने अरमान, हसरतें अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। पर सुधा के साथ ऐसा कुछ नहीं था। रोमांच का तो नामो निशान नहीं था। अतीत की घटना, आने वाले पल की आशंका, सब मिलकर उसे खुश नहीं होने दे रहे थे। माँ तैयार होकर सुधा को देखने आई। सुधा को तैयार देखकर बोली, काजल नहीं लगाया बेटी? लगा ले, आंखें सूनी लग रही हैं। सुधा काजल लगा रही थी। निहार रही थी कि कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। काश सब ठीक हो जाए। वैसे सुधा देखने में सुंदर थी। समय पर सब लोग निकल गए। रेस्टोरेंट में 3 तरफ से बड़ा सोफा और सामने सिंगल सोफा थे। बीच में बड़ी टेबल थी। बड़े सोफे पर माँ और पापा के बीच सुधा बैठी। सुधा को अब घबराहट होने लगी। बोली, माँ, डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? ये समय तो हर लड़की की जिंदगी में आता है। सब ठीक हो जाएगा। घबराओ मत, आराम से बैठो बेटा। तभी हलचल हुई। सुधा को एक बैंगनी रंग की साड़ी दिखाई दी। माँ ने सुधा की कोहनी पर स्पर्श कर खड़े होकर प्रणाम करने को कहा। सुधा खड़ी हुई। उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक बार नजर उठाकर देखा तो उसका मन धक से रह गया। सामने बैठे व्यक्ति को देख उसके होश उड़ चुके थे। ये वही सज्जन थे जो उस दिन ट्रेन में मिले थे और अच्छी सीख दी थी। वो अस्तंभ जड़वसी रह गई। माँ ने उसे पकड़कर बिठाया। वो महिला सुधा के पास आकर बैठ गई थी। सुधा का हाथ थाम लिया। लगातार सुधा को निहार रही थी। फिर बोली, आपकी बेटी बड़ी प्यारी है। लीला देवी के होठों पर मुस्कान फैल गई। सुधा अभी तक काँप रही थी। लीला देवी को लगा वो नर्वस है, इस कारण काँप रही है। तभी महिला ने पूछा, तुम पेंटिंग सीख रही हो? सुधा कुछ बोल नहीं सकी, बस सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। गौतम जी कहाँ रह गए? रमाकांत ने पूछा। गाड़ी पार्क कर रहा है, आ रहा है। सुधा को लग रहा था अभी अंकल उठेंगे और कहेंगे, हमें अपने बेटे की शादी आपकी लड़की से नहीं करनी है, हम जा रहे हैं। सुधा ने नज़र उठाकर देखा। रमाकांत अंकल से बात करने में व्यस्त थे और माँ उस महिला से बातें कर रही थी। तभी वो महिला बोली, गौतम, तुम अगर बात करना चाहते हो तो कर लो। हाँ हाँ, जाओ, तुम लोग भी आपस में बातें कर लो। वहाँ टेबल ठीक किया है। सुधा जाओ। सुधा चुपचाप उस गौतम के पीछे चल दी।
आप पेंटिंग सीख रही हैं? सुधा ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। आगे पढ़ने के बारे में क्या सोचती हो? इच्छा तो है, चलो कुछ बोली तो, कहकर वो हंसने लगा। सुधा ने अब उसे ठीक से देखा। एक नज़र में ही वो अच्छा लगा, पर कौन जाने क्या हो। वेटर नाश्ता ले आया था। और क्या हॉबी है आपकी? उसने बात आगे बढ़ाने की कोशिश की। पुराने गाने सुनना और खाली वक्त में स्केचिंग करना। उसके लंबे बालों को देखकर वो बोला, आपके बाल बहुत सुंदर हैं। सुधा शर्मा गई। तभी उधर से बुलावा आने लगा। दोनों जाने लगे। तभी गौतम ने सुधा से मोबाइल नंबर मांगा तो सुधा झिझकने लगी। तब वो बोला, ठीक है, रहने दीजिए। रमाकांत ने बताया वे लोग रात में खबर करेंगे। गाड़ी में सभी बहुत खुश लग रहे थे। माँ ने कहा, परिवार तो अच्छा है, स्वभाव भी ठीक लगा। लड़के की माँ खूब बातें करती है। सुधा ने भी ये नोट किया कि वो लगातार बात कर रही थी। सभी लोग खुश थे, पर सुधा का मन आशंकाओं से घिरा था। एक हलचल मची थी कि सत्य नंगा होता है, सही, सत्य बड़ा कठोर भी होता है। उसे अब सारी बातें माँ पापा को बतानी पड़ेगी। उनके मन में आशा के लड्डू फूट रहे हैं। कहीं वे टूट गए तब परिणाम बहुत दुखद होगा। रात लीला देवी खाना बनाने गई तो सुधा वहां जा पहुंची और बोली, माँ सुनो, बहुत ज़रूरी बात बतानी है। हाँ बोलो। माँ खुश थी। सुधा ने ट्रेन की सारी बातें बता दी। लीला देवी सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा। राह दिखाना और बहू बनाना दोनों में बहुत फर्क है। जमाना कितना भी आगे चला जाए, पर कोई भी सभ्य परिवार जानबूझकर एक भागी हुई लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करेगा। अब तो तय है कि उधर से ना ही होगा। ये बात सुधा के पापा को जल्दी बतानी होगी। ये सोच वो अपने कमरे में चली गई। रमाकांत कमरे में फाइल देख रहे थे। लीला देवी बोली, सुनिए, कुछ कहना है? हाँ बोलो, उन्होंने बिना देखे कहा। लीला देवी ने जैसे कहने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा, वैसे ही रमाकांत का मोबाइल बज उठा। 1 मिनट। उन्होंने फ़ोन उठाया। फ़ोन राकेश्वर नाथ का था। लीला देवी का दिल जोर से धड़कने लगा। अभी वो उनके बारे में सोच ही रही थी कि उनका फ़ोन भी आ गया। कहीं वो गश खाकर गिर ना पड़े, इसलिए अपने बेड पर बैठ गई और पति का मुंह देखने लगी। पति की मुख मुद्रा तो हर्ष की लग रही थी। चेहरे पर मुस्कान भी झलक रही थी। वो उत्तेजना में जाकर पास खड़ी हो गई। जी अरे नहीं, इतना तो समय लेना ही चाहिए। हाँ हाँ, आपको भी बहुत बहुत बधाई। हाँ, हम सुधा की माँ को बता देंगे। ठीक है जी, प्रणाम। रमाकांत का चेहरा बता रहा था सब कुशल मंगल है। वो अपनी पत्नी की ओर लपके। उन्होंने लीला देवी के दोनों कंधे पकड़कर खुश होकर कहा, लीला, हमारी बेटी का ब्याह पक्का हो गया। सुधा की माँ जगेश्वर नाथ का मन ही मन धन्यवाद करने लगी। सच में बहुत सज्जन पुरुष हैं। आजकल कहाँ ऐसे आदमी मिलते हैं। जोगेश्वर जी सुधा से ट्रेन में मिल चुके थे। सुधा के पापा को ये बताना अभी ठीक नहीं है। कितना खुश हैं सब सुनकर, चिंता में पड़ जाएंगे। जब सोने जाएंगे तब आराम से बात करके बताएंगे। तभी याद आया, सुधा किचन में होगी, बेचारी बेकार में परेशान होगी। उसको ये खबर भी दे देते हैं, उसके मन का बोझ हट जाएगा। सुधा का हृदय जोगेश्वर अंकल के लिए श्रद्धा से भर गया। सुधा अच्छा महसूस करने लगी। उसे याद आया कि गौतम ने उसका मोबाइल नंबर मांगा था। उसने माँ को बताया तो वो बोली, दे देती, दिक्कत की कोई बात नहीं थी, ठहरो हम भिजवा देते हैं। लीला देवी ने अपनी होने वाली समधिन को बधाई देने के लिए उन्होंने फ़ोन किया। तब सुधा की सास ने खुद सुधा का मोबाइल नंबर मांग लिया। नंबर देने के दूसरे दिन गौतम का फ़ोन आ गया। वो 2 दिनों के लिए जमशेदपुर जा रहा है। जाने से पहले शाम को सुधा से कैफेटेरिया में मिलना चाहता है। सुधा सोचने लगी। थोड़ी देर पहले उसे लगा उसने जंग जीत ली, पर अब उसे गौतम से मिलना है। क्या करे? सारी कहानी जानते हुए जोगेश्वर अंकल ने शादी पक्की कर दी। क्या सच में उन्होंने अपने लड़के को नहीं बताया होगा? ऐसा तो हो सकता है क्या? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गौतम को सब पता हो।
वो सुधा के मुंह से सुनना चाहता है। शायद नहीं, अंकल खुद मना नहीं कर पाए। चाहते हैं गौतम मना करे। छी, वो उन समान आदमी पर कैसे शक कर सकती है। ये भी तो हो सकता है कि इन सब बातों को कोई महत्व नहीं दिया हो। सुधा सोच में पड़ गई। अपने अतीत को, वो तो उसके जीवन का नासूर बन चुका है। सुधा चाहे ना चाहे उससे भाग नहीं सकती है। क्या करे, जिंदगी सामने खड़ी पुकार रही है। बस जाकर थाम लेना है। पर वो जहाँ भी जाएगी ये सारी चीजें उसके साथ साथ चलेंगी। चुप रहकर और आगे बढ़कर जिंदगी को गले लगा ले, अथवा जो भी हुआ उसे गौतम को बता दे। वैसे खतरा दोनों में है। गौतम मना भी कर सकता है, हो सकता है अपमानित भी करे। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल कौंधा। कहीं ऐसा तो नहीं गौतम को अंकल ने सब बता दिया हो। वे दोनों सुधा को परखना चाहते हो कि ये लड़की कितनी सच्ची है। चलो, अब दिमाग नहीं लगाना है। माँ पापा से बात करके कोई निर्णय लेंगे। खाना खाने के समय बाद पापा ने कहा, मुझे ड्राइवर ऑफिस छोड़कर आ जाएगा, तुम ड्राइवर के साथ चली जाना। सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो दूसरी दुनिया में उलझी थी। खाने के बाद सुधा पापा के कमरे में जाने का इंतजार करने लगी। वो दबे पांव कमरे में पहुंची। लगता है माँ सब बता चुकी थी, क्योंकि पापा का चेहरा थोड़ा सा चिंतित लग रहा था। सुधा पलंग के पास जाकर खड़ी हो गई। बोली, पापा कुछ कहना है। रमाकांत शायद अंदेशा लगा चुके थे कि सुधा जरूर असमंजस्य में होगी। उन्होंने उसकी ओर देखा। सुधा ने खुद को संयत किया और कहा, पापा कल मैं क्या करूं? मेरा मतलब है पापा, कल मुझे गौतम जी को सब बता देना चाहिए। सुधा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है पहले ये बताओ। पापा, अगर उन्हें पता नहीं होगा और बाद में पता चला तब। और दूसरी बात ये है, हो सकता है पता हो मुझे चेक करना चाह रहे हो। पापा, मैं डर कर सारा जीवन नहीं बिता पाऊंगी। बता देंगे तब हो सकता है वो मना कर दे, यही ना, लेकिन बाद में कहीं से पता चला तब तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। रमाकांत को लगा समय के झंझावत ने सुधा को मजबूत और समझदार बना दिया है। थोड़ा सोचने के बाद वे बोले, सुधा, जो तुम्हारा मन गवाही देता है वही करो। अगर तुमको लगता है कि गौतम को बता देना चाहिए तो तुम उसको सब सच सच बता दो। वैसे हमें भी ये सही लग रहा है। ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है बेटी, तुम्हें ही निर्णय लेना होगा। हमको लगता है तुम जो भी फैसला लोगी सही होगा। हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। लीला देवी को ये बात बिल्कुल भी नहीं जच रही थी। सुधा अब आत्मविश्वास से भर गई। जब से सुधा के साथ वो अप्रिय घटना हुई वो समझदार हो गई है। जिंदगी के तथ्यों को गहराइयों से आंकने लगी है। फिर आज पापा ने उसके मनोबल को बढ़ा दिया है। सोने की चेष्टा की नींद कोसों दूर थी। जिंदगी की विकट परीक्षा थी। पास हो गई तो खुशियां ही खुशियां, और अगर फेल तो पूरे परिवार को दुख दर्द मिलने वाला था। उसने अपने कैनवास पर जो मैला कुचैला रंग थोपा था उसे ही तो मिटाना होगा। अंकल ने सही कहा था, सत्य नंगा होता है, इसके लिए हिम्मत चाहिए। ये हिम्मत अब उसे अपनी ज़िंदगी के कैनवास को साफ करने के लिए लगानी होगी। गौतम से मिलने के लिए सुधा अलमारी के पास जा खड़ी हुई। क्या पहना जाए, ये भी एक चिंता का विषय था। तभी उसे अपनी क्लासमेट रानी की याद आई। वो हाथ की रेखा देखती थी। सारी लड़कियां हाथ दिखाती थी और उसका मजाक भी बनाती थी। उसने सुधा को बताया था, जब भी वो मुश्किल हालात में हो तब सफ़ेद कपड़ों को पहने, अगर पहन नहीं पाए तब एक सफ़ेद कपड़ा ही पास में रख ले। सुधा को ये सब बकवास लगता था, पर आज मन हो रहा था कि उसके कहे को एक बार आजमाया जाए। उसने अलमारी से अपनी पसंद का एक सफ़ेद कुर्ता व सफ़ेद चूड़ीदार और चुन्नी निकाल लिया। कानों के लिए छोटे ऑक्साइड हैंग निकाले। तैयार होकर जब माँ को दिखाने गई, लीला देवी अपनी बेटी को बड़े प्यार से निहारा। फिर बोली,
क्या तुमने सफ़ेद कपड़े पहन लिए? रंगीन कपड़े पहनने चाहिए थे ना। सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने कुदरत को प्रणाम कर जाने को कहा। सुधा जब तक आंखों से ओझल नहीं हुई तब तक उसकी माँ उसे देखती रही। सब कुशल मंगल हो की कामना करने लगी। सुधा जब कैफेटेरिया पहुंची तब देखा कि गौतम सीढ़ियों के पास खड़ा था। वो गौतम के पास चल दी। गौतम ने कोने में एक सीट रिजर्व कर रखी थी। उसने जब बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गई। आज उसने गौतम को गौर से देखा। अच्छा स्मार्ट लग रहा था। आज उसने भी जीन्स और लेमन कलर की टी शर्ट पहन रखी थी जो उस पर काफ़ी जच रही थी। उसने वेटर को इशारे से बुलाया। सुधा का मन हुआ कि वो मुड़कर देखे कि पीछे क्या गड़बड़ हो रही है, पर हिम्मत नहीं हुई। गौतम लिली के फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था। सुधा के हाथों में देते हुए बोला, फ्लावर फॉर लवली लेडी। सुधा ने मुस्कुराते हुए थैंक्स कहा और फिर दोनों बैठ गए। माँ से पूछकर आई हो ना? गौतम का परिहास वो तुरंत समझ गई। उसने फ़ोन नंबर नहीं दिया था, इसी बात की वो खिंचाई कर रहा था। दूसरे दिन दे दिया जब हम मांगे तो। उस समय शादी तय नहीं हुई थी। सुधा ने बीच से ही बात काटते हुए कहा, स्मार्ट आंसर। गौतम ने खुश होकर कहा, क्या खाना है? आप जो भी मंगा लें। गौतम ने वेटर को बुलाकर ऑर्डर दिया। सुधा को अपनी बात बताने की जल्दी मची थी। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अब आप नाराज ना हो जाना, मैं फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। दरअसल आप पर सफ़ेद रंग बहुत सूट कर रहा है। नहीं, मुझे तो खुशी हो रही है। सुधा ने चंचलता से जवाब दिया। अगेन स्मार्ट आंसर। गौतम का चुलबुलापन उसे अच्छा लग रहा था। काश ये वक्त यहीं रुक जाता। तभी गौतम ने कहा, मुझे 2 दिन के लिए जमशेदपुर जाना है। सोच रहा था उधर से दिल्ली वापस चला जाऊंगा, इसलिए मिलना चाहता था, पर पापा कह रहे हैं परसों के बाद का दिन अच्छा है, सगाई करके जाओ। सगाई? सुधा का दिल जोर से धड़का। मैंने कहा अक्टूबर में आकर कर लेंगे, तब नाराज हो गए। इस कारण मुझे अब दोबारा वापस आना होगा। सुधा बोलने को तड़प रही थी। उसने अपना मन कड़ा किया और गौतम से बोली, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। बोलिए ना। तभी से मैं ही बोले जा रहा हूँ। सुधा धीरे धीरे सारी बातें बताने लगी। बीच बीच में वो गौतम को देखती भी जा रही थी। उसका चेहरा सख्त होता जा रहा था। विकी से मुलाकात, रोज क्लास बंक, कॉलेज के पास में मिलना, घर से पैसे चोरी करके भागना और फिर उसके धोखे का पता लगने पर वापस घर सकुशल लौट आना। उसने जोगेश्वर अंकल से मिलने की बात नहीं बताई। गौतम के चेहरे के भाव प्रति पर बदल रहे थे। उसने वेटर से बिल लाने को कहा। सुधा समझ गई सब खत्म हो गया। ऐसा जीवन साथी उसे कहाँ मिलेगा। वेटर ने बिल ला कर दिया। गौतम ने बिना कुछ बोले उसमें पैसे रखे। सुधा ग्लानि क्षोभ से भरी दिल मिलाकर खड़ी हो गई, जिसके कारण वो लड़खड़ा गई। गौतम ने झट से उसे सहारा देकर थाम लिया। सुधा रो रही थी। गौतम के स्पर्श से वो और विचलित हो गई। उसकी हिचकियां बढ़ गई। गौतम ने उसे दोनों हाथों में थाम कर कहा, सुधा इधर देखो। सुधा रोती ही जा रही थी। उसने देखा गौतम ने उसके आंसुओं को अपनी हथेली पर समेट लिया और बोला, सुधा इधर देखो मेरी तरफ। सुधा ने भीगी आंखों से गौतम की तरफ देखा। ये क्या है? सुधा ने देखा हथेली पर आंसू फैलने की तैयारी कर रहे थे। ऐसा स्पष्ट मन और सच्चा साथी मुझे कहाँ मिलेगा। ये सुनकर सुधा गौतम के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसका सफ़ेद कैनवास इंद्रधनुषी रंगों से रंगीन हो गया था। सच के फूल खिलखिला उठे। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।